हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है अनिरुद्ध विक्रम द्विवेदी और मैं आज आप लोगों को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी किए गए सिविल जज परीक्षा 2022 के नोटिफिकेशन के बारे में तथा इस परीक्षा से इस एग्ज़ामिनेशन से रिलेटेड सिलेबस के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा 14/12/2022 को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें छत्तीसगढ़ सिविल जज प्री एग्ज़ामिनेशन 2022 के बारे में बताया गया, जिसके ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 12/12/2022 से 31/12/2022 तक है और एग्ज़ाम की डेट 26 फरवरी 2022 दिन रविवार को होना तय की गई है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ 48 हैं, जिसमें से अभी आरक्षण के बारे में नहीं बताया गया है। इस परीक्षा में टोटल नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट 15 हैं, जो कि आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, टीपीए, लिमिटेशन एक्ट, छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट 2011, कोर्ट फीस एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट, छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड, द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट इज द छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट 1915। इसके सिलेबस में ये टोटल 15 एक्ट हैं। छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट 1915, इस एक्ट के द्वारा कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपको छत्तीसगढ़ सिविल जज के क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे और ये एक्ट अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। अगर आप छत्तीसगढ़ सिविल जज एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट पे आपकी एक अच्छी कमांड होनी चाहिए, जिसमें आए हुए 5 से 6 क्वेश्चन जो कि ज़्यादा कठिन नहीं आते हैं, सरल ही आते हैं, उन पे आपको बिल्कुल सही आंसर करना है और आप यकीन मानिएगा कि आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट 1915 के बारे में अगर थोड़ी बात की जाए तो ये जो एक्ट है ये 1915 का एक्ट है। इस एक्ट का एक्ट नंबर 2 1915 का तथा इस एक्ट में चैप्टर हैं टोटल 9, सेक्शन है 69, शेड्यूल है 2 और ये जो एक्ट है ये संपूर्ण छत्तीसगढ़ पर लागू है। क्योंकि ये छत्तीसगढ़ का ही लोकल एक्ट है इसलिए ये पूरे छत्तीसगढ़ पे लागू है और इसमें जो गवर्नर है उसका परमिशन 10 अप्रैल 1915 को मिला और ये लागू हुआ है 1 नवंबर 2000 को पूरे छत्तीसगढ़ पे। याद रखने वाली बात है कि छत्तीसगढ़ के बनने की डेट भी 1 नवंबर 2000 ही है, अतः छत्तीसगढ़ में जितने भी लोकल एक्ट हैं वो मोस्टली 1 नवंबर 2000 को ही लागू हो रहे हैं। अब अगर हम लोग इस एक्ट के आउटलाइन की ज़रा बात करें तो इस एक्ट में टोटल नंबर ऑफ चैप्टर हैं 9। चैप्टर नंबर 1 जो कि 1 से लेकर के 6 तक चला है, प्रिलिमिनरी है। इस चैप्टर नंबर 1 में इस एक्ट का शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंडेड डेफिनेशन क्लॉज और भी कई सेक्शन इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे सेविंग्स के बारे में बताया गया है। चैप्टर नंबर 2 इस्टेब्लिशमेंट एंड कंट्रोल के बारे में है, स्थापना और नियंत्रण, जो कि सेक्शन 7 और 7A से रिलेटेड करता है। इस चैप्टर में जो आपका एक्साइज कमिश्नर है उसके अपॉइंटमेंट के बारे में बताया गया है और फ्लाइंग स्क्वाड के बारे में। चैप्टर नंबर 3 इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट के बारे में बताता है, आयात, निर्यात और परिवहन, जो कि सेक्शन 8 से लेकर के 12 तक चला हुआ है। इसमें बताया गया है कि किसको पावर दी गई है जो कि इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट को प्रोहिबिटेड कर दे या रिस्ट्रिक्ट कर दे, या पास की आवश्यकता किसको है, कौन पास जारी करेगा, इन सब बातों में के बारे में बताया गया है। चैप्टर नंबर 4 आपका मैन्युफैक्चर, पोजीशन एंड सेल, विनिर्माण, कब्जा और विक्रय से रिलेटेड है
जो कि 13 से लेकर 24 तक चला है। इसमें बताया गया है कि कब आप मैन्युफैक्चर्ड लिकर को बनाने के लिए परमिशन प्राप्त कर सकते हैं, किससे प्राप्त कर सकते हैं, सेल के लिए परमिशन कौन देगा, डिस्टिलरी के और ब्रूवरी के बनाने का, स्टोरेज का जो प्लेस है उसको बनाने का परमिशन कौन देगा, किन व्यक्तियों को लिकर का सेल किया जाएगा, किन को नहीं किया जाएगा, और भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शनों के बारे में, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोविज़नों के बारे में बताया गया है। चैप्टर नंबर 5 आपका ड्यूटीज़ एंड फीस के बारे में बताता है, जो कि 25 से लेकर 27A तक चला है। इस चैप्टर में बताया गया है कि जो एक्साइजेबल आर्टिकल्स हैं उनमें जो भी ड्यूटी लग रही है उसके बारे में, तथा वो कैसे वसूली जाएगी सरकार के द्वारा, इसके बारे में बताया गया है। चैप्टर नंबर 6 लाइसेंस, परमिट्स एंड पासिस के बारे में बताता है कि जो भी लाइसेंस, परमिट और पास गवर्नमेंट के द्वारा आपको जारी किए जाएंगे वो कैसे होंगे, उनमें कौन कौन सी कंडीशंस लगी होंगी और उसमें क्या क्या आपको करना होगा, कैसे आप उसको सरेंडर कर सकते हैं, कैसे वो आपका विड्रॉ होगा, कैसे कैंसिल और सस्पेंड होगा, इन सब के बारे में बताया गया है। चैप्टर नंबर 7 इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ दिस एक्ट, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही है ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज़, जो कि आपका 34 से लेकर के 49 तक चला हुआ है। और ये चैप्टर कई बार एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछा गया है कि ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज से रिलेटेड कौन सा चैप्टर है, या चैप्टर नंबर 7 किससे रिलेटेड है, या कहाँ से कहाँ तक ये चैप्टर चला हुआ है। इस पूरे चैप्टर में इस एक्ट के द्वारा, इस एक्ट में किए गए ऑफेंसेस में दिए जाने वाले पनिशमेंट्स के बारे में बताया गया है। चैप्टर नंबर 7 इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर इन दिस एक्ट। ये चैप्टर आपको बताता है पेनाल्टी ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट लाइफ। ये क्वेश्चन भी कई बार छत्तीसगढ़ सिविल जज के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि चैप्टर नंबर 7A का नाम क्या है, या वो चैप्टर कौन सा है जो कि पेनाल्टीज फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट लाइफ, जीवन के विरुद्ध अपराधों के लिए शास्ति से संबंधित है। और इस चैप्टर में केवल एक ही धारा है, 49A। चैप्टर नंबर 8 डिटेंशन, इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस, अपराधों का पता चलाना, अन्वेषण तथा विचारण के बारे में बताता है, जो का 50 से लेकर के 61A तक चला हुआ है, जिसमें बताया गया कि इस एक्ट के अंतर्गत अगर कोई अपराध होता है तो उसका इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा, उसमें ट्रायल कैसे चलेगा, कौन ट्रायल चलाएगा, कौन वारंट इशू करेगा, तथा इस एक्ट में आने वाले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो अधिकारी ऑफिसर्स हैं उनके बारे में भी बताया गया कि कौन ऑफिसर है जो कि वारंट जारी कर सकता है, कौन ऑफिसर है जो कि गिरफ्तारियां कर सकता है, इन सब के बारे में बताया गया। तथा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ इस चैप्टर में सेक्शन 59A के बारे में बताया गया है, जो कि बताता है कि इस एक्ट के अंतर्गत कौन कौन से ऑफेंस जो हैं वो बिलेबल हैं और कौन से नॉन बिलेबल। चैप्टर नंबर 8A, ये चैप्टर आपका स्पेशल प्रोविज़न रखता है जो कि शेड्यूल एरियाज़ के लिए है। इस चैप्टर का नेम स्पेशल प्रोविज़न फॉर शेड्यूल एरियाज़ है, जो कि 61B से लेकर के 61F तक चला है, क्योंकि सेक्शन 61A तो आपका चैप्टर नंबर 8 में ही आता है। इस चैप्टर नंबर 8A में बताया गया है कि शेड्यूल एरियाज़ के लिए पावर कौन रखता है इस एक्ट के अंतर्गत। एंड द लास्ट चैप्टर है मिसलेनियस, जो कि 62 से लेकर के 69 तक चला है, जिसमें पावर टू मेक रूल्स, पब्लिकेशन और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी डिफ़ॉल्टर्स के बारे में बताया गया है। लिमिटेशन ऑफ सूट्स के बारे में, अर्थात वादों के लिए परसीमा, कब तक आप वाद दायर कर सकते हैं, इन सब के बारे में बताया गया है। एंड लास्ट में इस चैप्टर में, इस एक्ट में 2 शेड्यूल्स के बारे में बताया गया है। अब इस चैप्टर को अगर हम लोग शुरुआत से इस एक्ट को देखते हैं तो इस एक्ट का जो प्रियम्बल है वो अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, क्योंकि प्रियम्बल से भी कई बार क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इसका जो प्रियम्बल है वो कहता है कि
एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द एक्साइज लॉ इन छत्तीसगढ़, कि छत्तीसगढ़ आबकारी विधि को समेकित और संशोधित करने के लिए इस एक्ट को बनाया गया है। इसका प्रेम्बल कहता है कि वेयर एज इट इज एक्सपेंडेड टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ इन छत्तीसगढ़ relating to import, export, transport, manufacture, sale and possession of intoxicating liquor and of intoxicating drugs, कि छत्तीसगढ़ में आबकारी मदिरा, मादक औषधि के आयात निर्यात, परिवहन विनिर्माण, कब्जा विक्रय में रखने से संबंधित विधि को समेकित और संशोधित करने के लिए इस एक्ट को बताया गया है। अर्थात ये जो एक्ट है इसका प्रियम्बल हमें ये बताता है कि ये एक्ट बनाया क्यों गया है, इस एक्ट को बनाने के पीछे का मूल रीज़न क्या था। इसका रीज़न ये है कि छत्तीसगढ़ में जो आपका इंटॉक्सिकेटिंग लिकर है, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग है, उसको कैसे अमेंडेड किया जाए, कैसे कंसोलिडेट किया जाए, कैसे उस पर पोजीशन रखा जाए कि कोई भी अपराध ना हो सके, कुछ भी ऐसा काम ना हो सके जो कि एक अपराध का रूप ले, और कैसे इसके आयात को, निर्यात को, इंपोर्ट को, एक्सपोर्ट को, ट्रांसपोर्ट को, मैन्युफैक्चर को कैसे कंट्रोल किया जाए, उसके लिए इस प्रियम्बल में बताया गया है कि इस एक्ट को बनाया गया है। ये एक्ट आपका 1 नवंबर 2000 को संपूर्ण छत्तीसगढ़ पे लागू हुआ। प्रियम्बल चैप्टर नंबर 1 जो है उसका सेक्शन 1 बताता है कि ये जो एक्ट है इसको छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम कहा जाएगा। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट 1915, और सब क्लॉज 2 बताता है कि इस एक्ट का जो विस्तार है वो संपूर्ण छत्तीसगढ़ पे है। इट एक्सटेंड टू एंड शैल बी इनफोर्स इन होल ऑफ छत्तीसगढ़। सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लॉज, जो कि अपने आप में ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट रखता है किसी भी क्वेश्चन पेपर में, और छत्तीसगढ़ के सिविल जज के पेपर में तो कुछ ज़्यादा ही ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि डेफिनेशन क्लॉज से कम 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, जो कि अपने आप में आपको एक अच्छा मार्किंग दिला सकता है। तो जिसका जो डेफिनेशन क्लॉज है वो 2:1 से लेकर के 2:19 तक चला हुआ है, जो कि 2:1 में बताया गया है बियर के बारे में कि बियर क्या होता है। 2:1 में एजेंसी के बारे में बताया गया है, जो कि अभी अमेंडमेंट होकर नया एड ऑन हुआ है। 2:1 में 2:1 में एजेंसी, जो कि 21/4/2020 से अभी स्थापित की गई है, 21/4/2020 से नया जुड़ा हुआ है ये। और एजेंसी बताता है कि एजेंसी वो है जो आपका कंपनी अधिनियम 2013 या पार्टनरशिप एक्ट 1913 एक्ट नंबर 9 के अंतर्गत जो रजिस्टर्ड फर्म है या जो प्रोप्राइटरशिप वाली फर्म है वो एजेंसी के अंतर्गत आएंगी। सेक्शन 2 सब क्लॉज 1A, जो कि पुराने एक्ट में 2:1 की जगह लेता था, अब वो इस नए अमेंडेड एक्ट में 2:1A के रूप में है, और इसको भी 21/4/2020 एक्ट नंबर 4 से क्रमांकित किया गया है, दोबारा से नए सिरे से इसको स्थान दिया गया है। ये बियर के बारे में बताता है। बियर जो होती है वो आपके उसके अंतर्गत एल आता है, स्काउट आता है, पोर्टर आता है, तथा अन्य बहुत सी आपके लिकर्स आते हैं जो कि मॉल्ट से बनी होती हैं। सेक्शन 2 का सब क्लॉज 2 बताता है बोतल के बारे में। बोतल के अंतर्गत किसी भी बोतल को दोबारा से भरना भी आता है या किसी भी अन्य पात्र में उसको अंतरित करना आता है। जैसा कि बेयर एक्ट बताता है कि बोतल मीन्स टू ट्रांसफर लिकर फ्रॉम अ कास्क
or other vessel to a bottle, jar, flask or other similar respective for the purpose of sale and botting includes rebotting। अर्थात कि जो बोतलें भरना है इसके अंतर्गत किसी भी बोतल को दोबारा भरना भी आता है। सेक्शन 2 का सब क्लॉज 3 चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी अर्थात कि मुख्य आगम अधिकारी के बारे में बताता है। चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी वो है जो कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी घोषित किया जाता है। इट मीन्स अथॉरिटी डिक्लेयर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू बी द चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के लिए जिसको मुख्य आगम प्राधिकारी या चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी बनाया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, वो आपका चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी होगा। इसमें याद रखने वाली बात है कि चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी पूछा जाता है कि किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, तो याद रखना है कि हम लोगों को चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी को हमेशा स्टेट गवर्नमेंट ही बताता है कि कौन होगा चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी। सेक्शन 2 का सब क्लॉज 4 कहता है सामान्य मदिरा पान गृह कॉमन ड्रिंकिंग हाउस के बारे में बताता है। तो अगर हम लोग सामान्य भाषा में देखें, एक नॉर्मल टॉकिंग में देखें कि कॉमन ड्रिंकिंग हाउस वो जगह होती है जहाँ पर कई लोग बैठकर एक साथ जो लिकर है उसको लेते हैं, और अर्थात इसके अंतर्गत देखें तो बार आता है जहाँ पर बैठ के कई लोग एक साथ शराब को पीते हैं, वो आपका कॉमन ड्रिंकिंग हाउस में आता है। 2 का 5 बताता है डिनेचर्ड अर्थात विप्रकृत के बारे में। विप्रकृत से मीन है कि ऐसी कोई भी मुद्रा जो कि मानवीय उपयोग के लिए अनुपयुक्त कर दी जाती है और इसके संबंध में स्टेट गवर्नमेंट बताती है, वो आपका डिनेचर्ड आता है। कि डिनेचर्ड मीन्स रेंडर्ड अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन in such manner as may prescribed by the state government in this behalf। 2 का 6 एक्साइजेबल आर्टिकल्स के बारे में बताता है कि आबकारी कर योग्य वस्तुएं क्या होती हैं। ये देखिए 2 का 6 जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट क्लॉज है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि एक्साइजेबल आर्टिकल्स के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो एक्साइजेबल आर्टिकल जो होते हैं उसके अंतर्गत एनी अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और एनी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग और ओपियम एज डिफाइंड इन क्लॉज 15 एंड पॉपी स्ट्रॉ एज डिफाइंड इन क्लॉज 18 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 एक्ट नंबर 61 में जो बताया गया है वो आपका एक्साइजेबल आर्टिकल है। अर्थात आबकारी कर योग्य वस्तु के अंतर्गत कोई भी ऐसी मदिरा जो कि अल्कोहली मदिरा है जो कि मानवीय उपयोग के लिए बनाई गई है, या कोई भी मादक औषधि या कोई भी ऐसा स्वापक औषधि या मना प्रभावी पदार्थ जो कि NDPS एक्ट 1985 में किस धारा 2 के खंड 15 में अफीम के रूप में या 2 के 18 में पॉपी स्ट्रा के रूप में बताया गया है, वो इसके अंतर्गत आता है। तो याद रखने वाली चीज़ है कि आबकारी कर योग्य वस्तु अर्थात कि एक्साइजेबल आर्टिकल्स के अंतर्गत लिकर और आपके ड्रग्स आते हैं, अर्थात इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग और इंटॉक्सिकेटिंग लिकर, अल्कोहल लिकर, मादक मदिरा और मादक औषधि। और NDPS के सेक्शन 2 के सब क्लॉज 215 के अंतर्गत पॉपी और 218 के अंतर्गत पॉपी स्ट्रा आता है। अर्थात 215 में डिफ़ाइन किया गया ओपियम और 218 में डिफ़ाइन किया गया पॉपी स्ट्रा इसके अंतर्गत आता है। सीधा सीधा अगर मोटा मोटा चीज़ हम लोग देखें तो एक्साइजेबल आर्टिकल्स के अंतर्गत 3 चीज़ें आती हैं, लिकर, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स और NDPS के सेक्शन 2 के सब क्लॉज
215 में बताए गए अफीम अर्थात ओपियम, और 218 में बताया गया पॉपी स्ट्रा इसके अंतर्गत आता है। सेक्शन 2 का 6A आपका एक्साइज ड्यूटी के बारे में बताता है, आबकारी शुल्क के बारे में। तो आबकारी शुल्क वो होता है जो संविधान की 7वीं अनुसूची की 2 के प्रविष्टि संख्या 51 में बताया गया है कि द कॉज में बी एज मेंशन्ड इन द एंट्री 51 ऑफ लिस्ट सेकंड इन द 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें बताया गया एक्साइज ड्यूटी जो है वो आपका एक्साइज ड्यूटी के रूप में यहाँ पर लिया गया है। 2 का 7 बताता है आपका एक्साइज ऑफिसर के बारे में, आबकारी अधिकारी। इस अधिकारी का पूरा एक्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। इस अधिकारी के बारे में बताया गया कि ये एक ऐसा अधिकारी होता है जो कि कलेक्टर के रूप में भी हो सकता है, या कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसको कि धारा 7 के अधीन कलेक्टर के रूप में या उसकी शक्तियों को प्रदान किया जाए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, वो व्यक्ति होता है। द एक्साइज ऑफिसर मीन्स अ कलेक्टर और एनी ऑफिसर और अदर पर्सन अपॉइंटेड और इन्वेस्टेड विद द पावर्स अंडर सेक्शन 7। जब हम लोग सेक्शन 7 को पढ़ेंगे तो सेक्शन 7 में इस एक्साइज ऑफिसर के अपॉइंटमेंट के बारे में बताया गया कि इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है। तो हम लोग वहाँ पर देखेंगे कि इसका अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। 2 का 8 आपका एक्साइज रेवेन्यू के बारे में बताता है। एक्साइज रेवेन्यू क्या है? इस एक्साइज रेवेन्यू में अगर हम लोग सीधे पॉइंट ऑफ प्री एग्ज़ाम के लिए देखें तो हमको केवल एक ही चीज़ देखनी होगी कि एक्साइज रेवेन्यू के अंतर्गत आपका जुर्माना नहीं आता है।